हेलो एवरीवन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिक्स ही बताऊंगा, कुछ ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वही आपके काम आएगा। जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बुक में मिल जाएगा बड़े आराम से, तो आप बुक पढ़िए और बुक के साथ साथ में शॉर्ट में फटाफट इस वीडियो को देख लेना, तो आपको जो याद करने में परेशानी होती है उसमें हेल्प मिल जाएगी बस। तो मैं सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ओके, जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम को बनाता है और जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम को बनाता है। ओके, और याद करना बड़ा ही आसान है। एम्ब्रियो का वो पार्ट जिसमें आर आता है नाम में, वो मेन प्लांट के रूट को बनाएगा। ओके, सो आर लेटर कॉमन है, याद हो जाएगा बड़े आराम से, इसको कोई नहीं भूलता है। अब आते हैं मेन अपने चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमें बेसिकली जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ, अपने फ्लावर में जो अरेंजमेंट होता है, कुछ फैमिलीज देखनी है, फ्रूट और सीड, ऐसी सारे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करनी है। और लास्ट में जाते जाते कुछ प्लांट्स में कुछ एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट के अंदर रूट टाइप से स्टार्ट करते हैं। रूट टाइप में हमें तीन तरह देखने को मिलता है। फर्स्ट है टैप, फिर है फाइब्रस रूट सिस्टम, फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो रेडिकल है वो रेडिकल पूरा इलोंगेट होगा, एक मेन रूट को बनाएगा और उससे फिर सेकेंडरी रूट्स एंड देन टर्शरी रूट्स एंड ऐसे सो ऑन आगे बनता जाएगा। समझ रहे हैं? जबकि जो फाइब्रस रूट है उसके अंदर रेडिकल एक छोटा सा पॉइंट ही बना रह जाएगा। रेडिकल आगे बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन रेडिकल से पैरेलली बहुत सारी रूट्स ऐसे ओरिजिनेट होंगी। ओके, यहाँ पे पहले एक मेन रूट हुई और फिर उसके ब्रांचेस, और यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम में बहुत सारे पैरेलली रूट्स ओरिजिनेट हुए। ये होता है मोनोकॉट्स में। ओके, फिर तीसरा आता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस में क्या होता है कि जो रेडिकल है, रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट ओरिजिनेट होती है तो उसे बोल देते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। ओके, जैसे कि बेनियन ट्री में हमें देखने को मिलता है। बेनियन ट्री में मेन ट्री तो है ही, मेन ट्री की कुछ नीचे और रूट्स भी होंगी। ओके, लेकिन कुछ और रूट्स भी होती है जो स्टेम से ओरिजिनेट होकर के नीचे की तरफ आती है। ये एडवेंटिशियस रूट। मेन रूट तो है ही है प्रेजेंट, प्लस एक्स्ट्रा एडवेंटिशियस रूट्स भी प्रेजेंट है। इनके भी कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, अब याद कैसे करेंगे? ये थर्ड टाइप तो ऐसे ही है, कुछ ही केसेस में मिलेगा। बेसिकली दो टाइप हमें देखना है। अब उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, डाइकॉट किसका और मोनोकॉट किसका, बड़ा ही आराम से याद हो जाएगा। एफएम तो सबने ही सुना होगा, तो अगर एफएम सुना है तो ये नाम भी सुना ही होगा, फाइब्रस और मोनोकॉट। ओके, सो एफएम, फाइब्रस रूट सिस्टम इन मोनोकॉट्स। और बाद में आपको वैसे भी याद हो जाएगा डायरेक्टली भी, एक बारी के लिए एफएम से याद कर लो। अब कोई कह दे कि एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे टैप रूट सिस्टम में एग्जाम्पल दे रखा है हमें मस्टर्ड का, और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है बीट का। वो कैसे याद करेंगे? वो बेसिकली हमें ऐसे सीधा याद नहीं करना है, उसे एक सिस्टमेटिक वे में देखते हैं। जो मोनोकॉट्स हैं उसकी हमें सिर्फ और सिर्फ दो फैमिलीज देखनी है, लिलिएसी एंड पोएसी। और जो डाइकॉट्स है उनकी बची हुई सारी फैमिलीज होंगी। ओके, जो लिलिएसी और पोएसी है सिर्फ यही दो फैमिलीज हमें देखनी है मोनोकॉट्स के अंदर, क्योंकि वो फैमिलीज कम होती है। मोस्टली जो फैमिलीज है वो डाइकॉट्स की होती है। ओके, तो अगर मैं बोलूं लिलिएसी और पोएसी के अलावा कोई भी फैमिली, वो किस में आएंगी? डाइकॉट में। ओके, एनसीईआरटी में लिलिएसी बता रखी है, सोलेनेसी, फेबेसी और ब्रेसिकेसी है। पोएसी नहीं दे रखी है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोनोकॉट में हमें दो ही याद रखनी है। ओके, सो बस एनसीईआरटी की फैमिलीज से हमें एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे? लिलिएसी हम आगे डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ पोएसी का।
पोएसी जो है वो है हमारी ग्रास फैमिली। ओके, और अगर मैं बोलूं घास हो या फिर बांस हो, घास हो या बांस हो एक समान होंगे। बांस मतलब बैम्बू, तो बैम्बू भी ग्रास फैमिली का मेंबर है। प्लस शुगर केन, वो भी बैम्बू जैसा ही दिखता है। घास और बांस नाम एक सिमिलर है और बैम्बू और शुगर केन स्ट्रक्चर एक समान है। फिर तीसरी चीज आएगी अपने जो भी हमारे अनाज आते हैं। ओके, अनाजों में जैसे कि वीट, मेज। ओके, सो पोएसी हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन ये बेसिक नाम हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फैमिली है। और मोनोकॉट में 2 ही फैमिलीज आती है, डाइकॉट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इस कारण से हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सो वीट किसका पार्ट है? पोएसी का। और पोएसी क्या है? मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में क्या आना चाहिए? फाइब्रस रूट सिस्टम। हमें वीट याद हो जाएगा बड़े आराम से। आगे इन चीजों का और यूज आएगा, इसीलिए बता रहा हूं मैं। डाइकॉट में दे रखा है मस्टर्ड। मस्टर्ड में हम आगे पढ़ेंगे कि मस्टर्ड आता है ब्रसिकेसी में। ब्रसिकेसी में एक तो अपना आता है मस्टर्ड और टर्निप। इनको अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मस्टर्ड टर्निप, या आगे ट्रिक से याद हो जाएंगे। अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें क्या याद रखना है कि फाइब्रस प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में और टैप होता है डाइकॉट्स में। ये एग्जांपल्स आगे याद हो जाएंगे, बस पोएसी के एग्जांपल्स यहाँ पे याद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं एडवेंटिशियस पे। एडवेंटिशियस के 3 एग्जांपल है। बेनियन में तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि बेनियन में प्रेजेंट होता है। मॉन्स्टेरा और ग्रासेस में भी प्रेजेंट होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। याद कैसे करेंगे? जो टीयर 2 सिटीज होती हैं उनके अंदर कपड़ों की दुकानें किसकी होती है? ज्यादातर बनियों की होती है। और बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करके वो हमें फायदा उठा लेते हैं, हमें सामान बेच देते हैं। जो बनिया हैं मन में तेरे रस भर के एडवांटेज उठा लेगा। मतलब बनियन और मन में तेरे मॉन्स्टेरा रस भर के ग्रास एडवांटेज उठा लेगा, मतलब एडवेंटिशियस। ओके, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ रूट पे। रूट के एनसीईआरटी में एक सिंपल डायग्राम दे रखा है। 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का मैच्योरेशन, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, सो ये याद करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, ये कोई भी एक एम का मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल है, कौन सा मेरिस्टम है? एपिकल मेरिस्टम है, मतलब रूट के एपेक्स पे होगा, टिप पे होगा, यहाँ पे एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टम है। तो अगर कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होगा, 2 सेल को जन्म देगा। उनमें से एक सेल तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अपनी मेंटेन कर लेगा, वो आगे और ग्रोथ करने चला जाएगा। ओके, और जो दूसरा सेल है उसको नाम दिया मैंने जी का मतलब वो ग्रोथ में चला जाएगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि कुछ को तो अपना डिवीजन मेंटेन रखना है और कुछ को अपना फंक्शन भी तो करना पड़ेगा, परमानेंट टिश्यू बनाना पड़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले, और दूसरा सेल हो गया जो अपनी ग्रोथ एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। ओके, फिर क्या होगा? जो मेरिस्टेमेटिक है वो फिर से 2 के अंदर चला जाएगा, एक तो मेरिस्टेमेटिक बनाएगा और एक सेल जो ग्रोथ के लिए चला जाएगा। और जो पहले वाला एक ग्रोथ वाला सेल था जो ग्रो कर रहा था, वो धीरे धीरे ग्रो करता करता अपना डिफरेंशिएशन करके अपना फंक्शन गेन कर लेगा, तो वो फंक्शन करने लग जाएगा और उसको बोल देंगे हम परमानेंट सेल। ठीक है, तो हुआ क्या? मेरिस्टेमेटिक सेल था वो 2 में डिवाइड हुआ। जो 2 में डिवाइड हुआ, एक तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए चला गया, दूसरा ग्रोथ पे चला गया। फिर जो ग्रोथ वाला सेल था वो धीरे धीरे परमानेंट बन जाएगा डिफरेंशिएट होकर के, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल था वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में रह गया और जो दूसरा है वो अपना ग्रोथ फेज में हो गया। अब ये मैंने एक सेल का बताया, लेकिन ये एक बल्क प्रोसेस है जो कि रूट में हो रहा होता है। बल्क में क्या होता है कि कुछ सेल्स हैं टिप पे, एपेक्स पे, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी किए हुए हैं। फिर उसके जस्ट ऊपर कुछ सेल्स ऐसे आते हैं जो अभी ग्रोथ फेज में है,
उन्होंने अपना जो काम था वो लिया नहीं है, वो भी बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ओके, और उसके ऊपर कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, जो अपनी मेन रूट का पार्ट बनाते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा जोन है रूट का, और मोस्टली जोन जो होता है वो यही होता है, मैच्योरेशन जोन। ओके, जिसको अपना बेसिकली अब्जॉर्प्शन का फंक्शन करना है। ओके, अब इसका सीक्वेंस एक तो इम्पोर्टेंट है, मैच्योरेशन के बाद में एलोंगेशन और फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जोन। ओके, ये हमें याद हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले डिवीजन होता है सेल्स के अंदर, फिर सेल्स जो है ग्रोथ के लिए जाते हैं, और जब अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है तब डिफरेंशिएट करने चले जाते हैं। जो सेल्यूलर फंक्शन हो रहा है वही हमें बेसिकली प्लांट के अंदर एक बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे देखने को मिलेगा। अब 2 पॉइंट और हैं कि जिस पार्ट को अब्जॉर्प्शन का काम करना है वहीं पे ही तो रूट हेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि रूट हेयर्स क्या कर रहे हैं, एक सरफेस एरिया इंक्रीज करके अब्जॉर्प्शन ही कराएंगे। इसीलिए रूट हेयर्स की प्रेजेंस होती है मैच्योरेशन जोन में। ये पुराना 2017 या 18 के अराउंड का नीट का क्वेश्चन है। फिर दूसरा पॉइंट आया रूट कैप। ये क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये धीरे धीरे ऐसे आगे सॉइल में पेनेट्रेट करेंगे। तो अगर सॉइल में पेनेट्रेट करेंगे तो सॉइल को पुश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ सेल्स यहाँ के डैमेज हो जाएं। कुछ ऐसा स्टेज आए कि ऑब्स्ट्रक्शन इतना हो कि आगे पेनेट्रेशन हो नहीं पाए, उस कारण से क्या होगा, उन सेल्स को डैमेज पहुंचेगा। और अगर मान लो एपिकल मेरिस्टम खत्म हो गया तो रूट कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इस डेलिकेट, इस सेंसिटिव जोन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक दूसरा टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोल देते हैं रूट कैप। और वो कहाँ प्रेजेंट होगा? जिस जोन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो ग्रोथ कर रहा है, वो है मेरिस्टेमेटिक जोन। ओके, रूट हेयर इन मैच्योरेशन जोन एंड रूट कैप इन मेरिस्टेमेटिक जोन। तो अभी तक हमने रूट के टाइप्स देख लिए, रूट के पार्ट्स देख लिए। अब देखेंगे रूट के मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस में भी बेसिकली ट्रिक्स हमें याद करना होगा, कुछ इसमें समझने का ज्यादा नहीं है। कुछ जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर करने लग जाती है, वो एकदम स्वॉलन सी हो जाती है और वो फूड को स्टोर करने लग जाती है। ओके, जैसे कि टैप रूट्स ऑफ टर्निप एंड कैरेट। ठीक है, वो ऐसे स्वॉलन हो जाएंगी और फूड को स्टोर कर लेंगी। फिर एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, वो भी फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाती है। अब इसके अंदर हमें ये याद रखना जरूरी नहीं है कि टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो फूड स्टोरेज के लिए होता है, वो तो हमें पता ही है, हम उसे खाते हैं। तो खाने का मतलब यही है कि उसमें फूड स्टोर्ड होगा, तभी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें पॉइंट ये बनता है कि ये टैप रूट के एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस के हैं, फाइब्रस के हैं, या फिर रूट के हैं ही नहीं, स्टेम के हैं। जैसे पोटैटो में होता है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है और फूड स्टोरेज का काम करता है। तो बेसिकली बस यही हमें ध्यान रखना है। तो जो टैप रूट है, ऐसे सीधा ये तो याद हो ही जाएगा, टैप नाम जो है सिमिलर है टू टर्निप। ओके, टी से टैप, टी से टर्निप। ओके, और वही हमें इसमें कैरेट के साथ भी याद करना होगा। कैरेट में भी एक टी है, टर्निप में भी एक टी है और टैप में भी एक टी है। और जो एडवेंटिशियस है, एडवेंटिशियस के अंदर 2 टी आते हैं, आपको पता हो तो ऐसे। ओके, तो जो 2 टी हैं, स्वीट पोटैटो में भी 2 टी आ रहे हैं। ठीक है, तो एडवेंटिशियस में 2 टी और स्वीट पोटैटो में भी 2 टी, तो उसका मतलब है कि वो एडवेंटिशियस का एग्जाम्पल है और फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है, ये तो हमें पता ही है। और जो टर्निप और कैरेट है, उन दोनों में एक एक टी है और वो टैप रूट का एग्जाम्पल है। फाइब्रस रूट के अंदर एक भी टी नहीं है, तो ना वो ये कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो फाइब्रस के एग्जाम्पल है। याद हो जाएगा बड़े आराम से, कितने टी है वो याद करना है बस। या फिर ऐसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, टैप जो है वो टर्निप जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप रूट्स का एग्जांपल है बेनियन ट्री। बेनियन ट्री की हमने बताया था एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ऐसे, ये तो मेन रूट्स हो गई, और कुछ एडवेंटिशियस रूट्स होती है जैसे जो नीचे आ रही होती है। और ये जो एडवेंटिशियस रूट्स जो नीचे आ रही हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं ड्रॉप रूट्स। ये बेनियन ट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
याद कैसे करेंगे कि बेनियन ट्री की एडवेंटिशियस रूट्स को अपन क्रॉप रूट्स बोलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई गाने पे पॉप डांस कर रही हो। ओके, हाथों को अपने नीचे फैला करके पॉप डांस कर रही हो, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है उसके अंदर। ओके, सो पॉप डांस, क्रॉप रूट्स इन बेनियन ट्री। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जो मेज और शुगर केन होता है। मेज और शुगर केन के जो लोअर नोड्स होते हैं वहां से क्या है, कुछ एक छोटी छोटी रूट्स ऐसे ओरिजिनेट करके जमीन पे जाती है, क्योंकि इनका जो लेंथ है काफी ज्यादा है और विड्थ बहुत कम है, तो हल्की सी हवा के झोंके से ये आराम से गिर सकते हैं। तो इस कारण उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से नीचे से कुछ रूट्स निकलती हैं और उन रूट्स को बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। उनका काम क्या है, बेसिकली सपोर्ट का, वो सपोर्ट का काम करती है। अब याद कैसे करेंगे कि स्टिल्ट रूट्स सपोर्ट के लिए थी। स्टिल्ट मतलब कि वो उसे स्टिल रखेंगी, एक जगह ठहराया हुआ रखेंगी उस प्लांट को। ओके, स्टिल्ट इज सिमिलर टू स्टिल। फिर एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, कभी तिल चीनी के लड्डू खाए हैं? तिल और शक्कर चीनी के जो लड्डू होते हैं उनको खा करके बड़ा मजा आता है खाने के बाद में। तो इस कारण हम बोलते हैं जो तिल है और चीनी है वो मजे देते हैं। मतलब स्टिल्ट, तिल का मतलब स्टिल्ट, स्टिल्ट के अंदर तिल आ रहा है, और चीनी मतलब शुगर केन, और मजे मतलब मेज। ओके, उसके बाद में एक एग्जांपल है न्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है ये स्वैम्पी एरिया का प्लांट है, मतलब मार्शी एरिया का प्लांट है। मार्शी एरिया के अंदर क्या होता है, जो प्लांट है उसकी रूट्स को नीचे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ओके, तो अगर उस प्लांट के रूट्स को नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो उतना रूट को ग्रोथ करने के लिए, अपना रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। तो वो रूट्स क्या करती है, अपने यहाँ से बाहर निकल जाती है ऐसे, है ना, दोनों साइड से ऐसे रूट्स बाहर निकल जाएंगी। और प्लांट के आसपास में से बहुत सारे ऐसे बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, जरूर देखना। तो ये जो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स है ये बेसिकली मॉडिफाइड रूट्स है, जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। और वो किन प्लांट्स में होंगे, जो स्वैम्पी एरिया में, मार्शी एरिया में, दलदल के एरिया में, और वो है राइजोफोरा उसका एग्जाम्पल। याद कैसे करेंगे, सिंपल सा है याद करना, नाम बहुत ही सिमिलर है इनका, इनका नाम सेम है, फोर्स, न्यूमेटोफोर्स, फोर, और राइजोफोरा, फोरा, फोर, नाम बड़ा ही सिमिलर है।